अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 9। सो मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो जैसे हम पिछले यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट बेसिकली जो है मेरे पास, हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। बॉडी बी का टेम्परेचर है मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ए और बी बॉडी को एक थर्मल कॉन्टैक्ट यानी कि एक दूसरे की वॉल्स कॉन्टेंट कर दूंगा कि दोनों की वॉल्स जो है वो एक साथ जुड़ जाए। नाउ दिस 90 and this 10, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा। कैसे? व्हाट इट हैपन, होगा कैसे? द रीजन बिहाइंड इज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी? हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉटर कौन सी है? 90 से हीट ट्रांसफर होना, इससे लूज होगी और ये गेन करेगा। आफ्टर मिनिमम पॉइंट दैट इज एक एवरेज पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस दोनों बॉडीज का टेम्परेचर हो जाएगा। इस 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 पे आके हीट ट्रांसफर रुक जाएगी। दिस इज नोन एज, दिस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे जो बॉडी, बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल equilibrium. Okay, so heat transfer from a hot body flows to a cold body in the form of heat. This is the transfer of heat simply. So it's a natural process. Okay, second point is it's a natural process. Thirdly, it is continuous all the time as long as the bodies are in thermal contact. So three ways कौन से? First is conduction, convection and radiation. So heat transfer अगर हम देखते हैं it's a natural process. And secondly is कब तक होगा? जब मेरे पास एक थर्मल कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि बोथ बॉडीज आर की जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। दिस इज नोन एज थर्मल कॉन्टैक्ट। तो हीट ट्रांसफर के लिए जो जरूरी चीज मेरे पास क्या है कि बोथ द बॉडीज हैव थर्मल कॉन्टैक्ट। सो तीन मोड्स आगे मेरे पास। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। अब हम इन तीन को डिस्कस करेंगे डीपली। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन की बात आती है तो ये बेसिकली होती है, दिस इज फॉर एग्जांपल इन सॉलिड बॉडी। ओके, कंडक्शन conduction, the mode of heat transfer by vibrating atoms and free particles in solids from hot to cold body. So it takes place in solids conduction. और होगा कब? जब there occurs a vibration. So vibration क्या मतलब? For example ये एक सॉलिड ओपेक, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या? सॉलिड पार्टिकल है। आफ्टर आई एम गिविंग हीट, इस सिस्टम में मैं इस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या होगा? इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या? मॉलिक्यूल्स जो अटेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अटेन करने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। मोशन में आने की वजह से दे कैरी सम एनर्जी। ओके, एनर्जी कैरी करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो दिस टाइप ऑफ जो मेरे पास मोड ऑफ ट्रांसफर है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू वाइब्रेशन, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। और वाइब्रेशन ऑफ एटम्स किस वजह से होगी?
जो ही मैं हीट दूंगा मैं सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द velocity of the kinetic molecules और which causes vibration of atoms. So vibration of atoms की वजह से जो मेरे पास mode of heat transfer होगा it's known as conduction. So अगर conduction में एग्जाम्पल अगर मेरी एक हॉट बॉडी है, एक सरफेस मेटालिक सरफेस है और यहाँ पे एक कैंडल जल रही है. ओके, अब इस टाइम में क्या कर रहा है, इट्स द हॉट प्लेस और इट्स द कोल्ड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस हीट इस पॉइंट पे हीट नहीं लग रही, हीट से फिर इधर आ रही है इस मेटालिक सरफेस में. तो इस पार्ट का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो अब ये क्या होगा, एज दिस सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे. तो इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट. तो आफ्टर सम टाइम जो मेरे पास एक थ्रू आउट दी वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ दिस कॉल्ड दिस इज काजिंग कंडक्शन. और कंडक्शन की वजह से मेरा हीट ट्रांसफर है वो थ्रू आउट दी, दैट इज कंडक्शन थ्रू आउट द सरफेस. थ्रू आउट द सरफेस का मतलब है एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, देन आफ्टर ड्यू टू कोलिजन वो मेरा पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो कोल्ड सरफेस तक जा रही है और इट काजेस थ्रू आउट वाइब्रेशन और थ्रू आउट द कोलिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one part या one point to another. So metals are good conductor of heat and electricity. And solid atoms and molecules are packed together, जो हम पढ़ चुके हैं. They continue to vibrate about their mean position. So एक क्वेश्चन अराइज होता है मेरे पास कि why या और what happens when one of its ends is heated. So मेरे पास वही क्या होगा, the atoms or molecules present at that end begins to vibrate. देखिए इस पॉइंट से वो वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, देन कोलिजन भी करेंगे नेबरिंग एटम्स के साथ. इन डूइंग सो दे पास सम ऑफ देयर एनर्जी. तो वो क्या कर रहे हैं, कोलिजन की वजह से और मूवमेंट की वजह से वो एनर्जी पास कर रहे हैं. तो आफ्टर दिस वो अपनी एनर्जी पास कर रहे हैं और आफ्टर पासिंग वो इतनी कोलिजन करेंगे कि जो मेरी जो एनर्जी है वो थ्रू आउट दी सिस्टम ट्रांसफर हो जाएगी और इसकी कि एक पार्ट से या एक एंड से दूसरे एंड तक हीट मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी. नाउ दिस इज द कंडक्शन. ये हमारे पास कंडक्शन था. आफ्टर दिस हमने दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड वेरी स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट, बिकॉज इसमें यह है कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशन होगी ना, इट्स अप टिल सम पॉइंट. तो अप टिल सम पॉइंट का मतलब ये है कि जब मैं एक कॉर्नर पे हीट दे रहा हूँ तो एक पॉइंट पे आके वो जो कोलिजन ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनकी जो सैचुरेशन है या उनकी जो मोशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर रुक जाएगा. तो इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड वेरी स्मॉल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, how does then heat flow from the hot to cold part in metals so rapidly than non-metallic? कि metallic system के अंदर, metallic में मेटालिक जो हीट ट्रांसफर है मेरे पास तो मोर है देन नॉन मेटालिक. इसकी रीजन क्या है? अब रीजन बिहाइंड इज कि जो मेरे पास मेटल्स है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो फॉर एग्जांपल इनका ये न्यूक्लियस है और ये उनके, तो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देयर सम, अगर मेरे पास लिटिल एक वाइब्रेशन भी हो रही है, यानी कि स्मॉल चेंज इन द सिस्टम, तो मेरे पास थोड़ी सी भी अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से जो है वो लूज कर सकते हैं. तो लूजिंग मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी. तो इसका मतलब ये है कि उनमें जो हीट ट्रांसफर है मेटालिक सरफेस में वो ज्यादा होगी. तो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर वन. These free electrons are move with very high velocities within the metal objects. They carry an energy at a very fast rate from hot to cold parts of the object as they move. Thus, heat reaches the cold part of all the objects from its hot part, which are moved for quickly than non-solids. So this is the reason, because due to this reason, free electrons होने की वजह से
जो ही हीट हमारे सिस्टम में आएगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई वेलोसिटी के साथ अपने सिस्टम से रिमूव होंगे और उन वेलोसिटीज हाई होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और क्लोजर इंक्रीज करेगा और एक फास्टर मेरे पास एक हीट ट्रांसफर टेक प्लेस. Now the other system is thermal conductivity. What is thermal conductivity? ये some very major, ये बहुत important है with respect to exam. For example, मेरा एक कोई solid, this is my solid plate. Okay. अब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको मैं ले रहा हूँ T1. T1 is the high temperature. That's it. High temperature. This point is T2. This point is low temperature. Okay, this is the length. यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ. ओके, हीट फ्लो इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट फ्लो है मेरे पास. हीट फ्लो, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको मैं ए से लिख रहा हूँ. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट flows in a unit time, एक with respect to time, that is flow of heat Q with respect to time. Okay, कि कितनी amount of heat with respect to a unit time is known as, इसको हम कहेंगे flow of heat. Flow of heat. ये फ्लो हमें कैसे पता चलेगा? फ्लो, हर चीज का फ्लो डिपेंड्स ऑन टाइम, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है. सो अब फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहे हैं. हीट इज, दैट इज द हीट फ्लो, दैट इज क्यू विद फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्यू बाई टी बेसिकली रेशियो ऑफ क्यू बाई टी जो मेरे पास डिफाइन करता है कि इस फ्लो ऑफ हीट मेरे पास होगा. नाउ moving forward, that is Q by T. So अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि different rate है, it depends on the rate of the different materials dependent है. In metals, heat flow rapidly as compared to insulation. So it is observed that the rate at which heat flows to a solid depends on the various sectors. अब different sectors पे dependent है. Okay, सबसे पहले हमने पता किया कि पता चला कि फ्लो ऑफ हीट क्या है बेसिकली, कि एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट फ्लो हो रही है इन अ यूनिट टाइम, दैट इज फ्लो इक्वल्स टू फ्लो ऑफ हीट इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ओके, ये नाउ सेकंड इज इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रही है. इन मेटल हीट फ्लोज रैपिडली एज कंपेयर टू इंसुलेशन और इंसुलेटेड सिस्टम. ओके, नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स की तरफ आना है. फर्स्ट फैक्टर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो जो हीट फ्लो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ओके, जितना मेरे पास लार्जर द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड contains large number of molecules and free electrons, the greater will be rate of heat flow. So first thing is कि जो मेरे पास Q by T, that is rate of flow, is directly proportional to the area. Why? कि जितना मेरा एरिया ज्यादा होगा, when area increases, जब एरिया इंक्रीज करेगा तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगी? वाइब्रेशन ज्यादा होगी. वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर वाइब्रेशन, देन वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो ज्यादा होगा. तो Q by T will be greater. So first is जो पहला फैक्टर है दैट इज के
क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेट ऑफ जो मेरे पास हीट फ्लो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जितना मेरे पास एरिया ज्यादा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास होंगे। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वाइब्रेशन ज्यादा होगी, विच विच इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्लो ऑफ हीट है दैट इज Q by T आल्सो इंक्रीजेस। सो दिस इज द फर्स्ट, ये मेरे पास पहला केस था, दैट इज द एरिया। नाउ द सॉलिड। So length basically is inversely proportional to length. So large the length, so hot and cold and होगी मेरे पास more time it will take to conduct. For example, अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास length क्या थी, length is this one, ये मेरे पास hot है, that is T1 temperature, that is T2 temperature. Now length is larger, जब मेरे पास लेंथ लार्ज हो जाएगी तो मेरे पास एक एंड से हीट ट्रांसफर, इस हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफर होते हुए एक लार्जर टाइम होगा। सो मेरे पास हीट रेट ऑफ हीट फ्लो कब ज्यादा होगा, जब मेरे पास मेरी लेंथ कम होगी, और जो ही अगर मेरी लेंथ बढ़ती है तो मेरा हीट फ्लो जो है वो कम होगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस इज Q by T is inversely, that is 1 by length. Okay, second में ये होगा inversely proportional to. Now temperature difference की बात, T1 और T2 की बात करते हैं। Greater the temperature difference, जितना great होगा between hot and cold, greater is the rate transfer. Simple. For example, अगर मेरे सिस्टम में T1 is the hot temperature और इस पॉइंट पे मेरा टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, एंड सेकंड T2 पे मेरा जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री। सो इट विल कब बैलेंस हो जाएगा, दैट इज ओवरऑल टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री। नाउ डिफरेंस इज लार्जर। अब इस केस में डिफरेंस है कितना है, 20 माइनस 0 इक्वल्स टू 20। नाउ इन दिस केस जो T1 है मेरे पास एंड T1 मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस है और T2 मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में जो मेरे पास हीट ट्रांसफर दैट इज, मेरे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, और जो ओवरऑल इसका टेम्परेचर कितना होगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज 100 डिग्री। so it will larger the distance, या larger greater the temperature difference, so greater will be the rate of the heat flow. So third case is Q by T is directly proportional to T1 minus T2, that is hot temperature minus cold temperature. यहाँ पे हमने 3 केसेस पढ़ लिए। नाउ अब दोबारा मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट केस क्या था मेरे पास कि Q by T is directly proportional to area. Second, Q by T is inversely proportional to length. And third is Q by T is directly proportional to change in temperature T1 minus T2. Now comparing, हमें तीनों साइड को कंपेयर करना है, so it's equal to Q by T is directly proportional to A T1 minus T2 divided by L. So now अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट होगा सो Q by T equals to K A T1 minus T2 divided by L. So जो ये मेरे पास K है, this K is known as thermal conductivity of solid. So this K is known as thermal conductivity of solid. So it depends on the nature of substance and is different for different materials. हम पढ़ चुके हैं. So again Q by T is equals to K A
T1 minus T2 divided by L. Now taking the value of K, अगर K की value मैं लेता हूँ तो K equals to Q by T into L area length into area T1 minus T2. This is the thermal conductivity of solid. So this is the thermal conductivity. अगर हम thermal conductivity को describe करते हैं तो thermal conductivity मेरे पास the rate of flow of heat across the opposite face of meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin. अगर मेरे पास temperature difference कितना हो, delta T equals to 1 Kelvin is called thermal conductivity of that substance. So एक ऐसा rate of heat across the मेरे पास अगर आता है opposite faces आता है, opposite face का क्या मतलब है, this is the first phase, this is the second, so this is the first and second phase of a meter cube. एक मेरे पास meter cube है, that is कि उसकी जो length है, width है, height है, वो कितनी है, 1 meter of substance maintain that temperature difference उसको कितना होना चाहिए, 1 Kelvin. So it's called the thermal conductivity of that substance. So after this, this is the complete derivation कि मेरे पास जो rate of heat flow है वो basically 3 factors पे depend करता है, और after this हमने thermal conductivity को derive कर दिया. Now use of conductors and insulators. So अगर मैं good conductors की बात करता हूँ तो good conductors are basically used when quick transfer of heat takes place. Okay. So अगर मैं बात करता हूँ good conductors basically cookers हैं, cooking plates हैं, boilers हैं, radiators हैं, condensers हैं, are made of metals such as aluminium or copper. So insulators are bad conductors. So they are used in making saucepans, handles, and hot plates, and many more examples. So air is one of the best conductors or best insulators. ये बात याद रखिएगा. This is good, important for objectives. कि air जो है मेरे पास एक bad conductor है, और woolen cloths है मेरे पास, they are also the insulators. So conductors basically क्या है? Conductors में मेरे पास होते हैं free electrons. Conductors free electrons. तो free electrons का मतलब क्या होगा मेरे पास? Free electrons means कि मेरे पास they can conduct electricity. They can conduct electricity. So insulators के case में there are no free electrons, so they don't conduct electricity. So this is the major difference between conductors and insulators. Now moving towards convection. Convection basically है the transfer of heat by actual movement of molecules from hot place to a cold place. So liquid and gas are poor conductors of heat, but heat is transferred through fluids and liquids also. So अगर मैं कंडक्टर के बाद कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन की बात करता हूँ, conduction जो थी it takes place in solids. Now in convection basically हो रही है in liquids and gases में. Okay, और ट्रांसफर ऑफ लिक्विड और ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, बेसिकली actual movement of molecules from one place to another. That is actual movement of molecules. Actual movement of molecules. So this is the convection. और ये मेरे पास fluid, that is अगर मैं बात करता हूँ convection और conduction की, तो it takes place on both. So अगर एक सवाल आ जाता है कि
वाई balloon जो है inflated with hot air rises up, कि जो मेरे पास बालून है उसमें अगर एयर है तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है. सो मेरे पास जो लिक्विड और गैस becomes lighter or less dense. For example, this is my balloon. अगर मैं इसमें एयर देता हूँ तो एयर जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल के साथ जो है वॉल के साथ टकराएंगे मेरे पास. ओके, वो इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे. इस प्रेशर, ये मेरे पास क्या है, प्रेशर है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि दे एक्सपैंड and becomes lighter. तो उनका जो वेट है वो कम होता जाएगा. दैट इज बिकम्स, इसे हम लिख सकते हैं लेस देन. दिस थ्री मेन पॉइंट्स इसमें. सो एक्सपैंड और क्या होगा, हॉट गैसेस और लिक्विड जो है राइजेस अब अबव द हीटेड एरिया. दी जो कूलर लिक्विड और गैस है from the surrounding fills the place which is turned into it's heated up. तो वो हीट कर देंगे इसे and expand, और इसे लाइटर करने के बाद इसको जो है हायर अल्टीट्यूड में तरफ ले जाएंगे. नाउ एक और टर्म है दैट इज कन्वेंशनल currents in air. So gases also expands on heating. Thus convection current मेरे पास are easily set up due to the difference in densities of air at various temperatures. So basically जो conventional current in air है, तो ये basically होता है change that is delta into density. So it depends on change in density. जितनी मेरे पास, बिकॉज अगर मैं लिक्विड या एयर की बात करता हूँ तो एयर के लिए जो बेसिक टर्म्स है टू लाइटर डेंस और हैवियर डेंस, हमें कितना पता चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. सो वेयर चेंज इन डेंसिटी, अगर मेरे पास डिफरेंस इन डेंसिटीज आ जाते हैं तो वहाँ मेरे पास कन्वेंशनल करंट्स इन एयर मस्ट बी देयर. सम यूजेस ऑफ कन्वेंशनल करंट. अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करता हूँ, कन्वेंशनल करंट सेट्स अप बाय इलेक्ट्रिक, गैस और coal heaters help to warm our houses and offices. So this is the general example कि मेरे पास जो conventional current है जो air के through है, electric airs हैं, electric heaters हैं, gas heaters हैं, coal heaters हैं, they are all the conventional currents, run on the conventional currents. जो मेरे पास central building system है, फिर उसके बाद land breeze है, sea breeze है, all the examples of conventional currents. Now land and sea breeze का जो basic difference है वो क्या है? Why does sea breeze blow during the day and why does land breeze blow in the night? ये दो मेजर सवाल जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं कि लैंड ब्रीज जो है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल पहले हम सी ब्रीज देखते हैं. अगर मेरे पास एक हॉट डे, एक गर्म दिन है, द टेम्परेचर ऑफ लैंड इंक्रीजेस. जो टेम्परेचर है वो लैंड का जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन बहुत जल्दी करेगा देन मेरे पास सी के. इसकी वजह यह है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड है ना इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू वाटर. सो द एयर अबव द लैंड, जो एयर जो होगी अबव द लैंड होगी, गेट्स हॉट एंड राइजेस अप. So cold air जो है मेरे पास from the sea begins to move. जो cold air है मेरे पास वो move करना शुरू होगी, move towards the land. So it is known as sea breeze. Now अगर मेरे पास ये मेरे पास ground level है. Okay, this is my ground level. Ground, and this is my sea. So क्या होगा, on a hot day टेम्परेचर ग्राउंड का जो है जल्दी राइज कर देगा विद रिस्पेक्ट टू सी. क्यों? कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट
सॉरी दिस इज हीट, हीट कैपेसिटी जो मेरे पास ग्राउंड की है is smaller than water or sea than water। इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर अबव द लैंड होगी, ओके, एयर अबव द लैंड गेट हॉट और राइज अप। तो जो एयर होगी यहाँ पे जो लैंड के ऊपर होगी वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से वो राइज अप हो जाएगी। सो कोल्ड एयर जो है फ्रॉम द सी बिगन्स टू मूव, देन जो मेरे पास सी के यहाँ पे जो कोल्ड एयर है दैट इज दिस वन, कोल्ड एयर begins to move towards the land। तो अगर इसके पास स्पेस हो जाएगी दैट इज देयर इज अ कैविटी, जो क्यों जो हॉट जो मेरे पास है एयर है ड्यू टू टेम्परेचर राइज इन द ग्राउंड, तो वो डेंस होने की वजह से ऊपर चली जाएगी। तो जो मेरे पास कोल्ड एयर है उसके लिए एक पाथ मूविंग पाथ हो जाएगी, सो इट मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। तो ये मेरे पास सी ब्रीज है। नाउ इन लैंड ब्रीज मेरे पास सेकंड केस, जो मेरे पास दूसरा केस है, जो लैंड ब्रीज की बात होती है, तो लैंड ब्रीज में ये होता है कि एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर। अब मेरे पास हीट कैपेसिटी क्या है, हम पढ़ चुके हैं, जो हीट कैपेसिटी ऑफ ग्राउंड है वो स्मॉलर है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर का मतलब ये होगा कि वो चीज जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी जल्दी, और जो कम होगा तो उसका टेम्परेचर कम भी जल्दी होगा। सो अगर मेरे पास दैट इज लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज दिस इज एट डे, हॉट डे, ओके, ये बात याद रखिएगा। एंड दिस इज एट नाइट, लैंड ब्रीज एट नाइट। जो ही टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली किसकी कम है, मेरे पास ग्राउंड की लेस है, स्मॉलर है ग्राउंड की, ओके। तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो क्या, टेम्परेचर भी जल्दी गिरेगा इसका। तो जिसकी वजह से मेरा जो हीट फ्लो है, जो वो लैंड ब्रीज जो है ब्लो इन द नाइट। सो इस लैंड ब्रीज की अगर हम जो मेजर डिफरेंस है कि जो मेरे पास मूवमेंट है फ्रॉम जो ग्राउंड टुवर्ड्स द सी। सो सेम एलेबोरेशन कि ये मेरे पास ग्राउंड है और ये मेरे पास सी है। नाउ आफ्टर अ कंप्लीट डे, एक पूरा दिन गुजरने के बाद, अब पूरा दिन गुजरने के बाद जो हीट कैपेसिटी जिसमें बिकॉज ऑफ द हीट एब्जॉर्ब इन द सिस्टम, इसका जो क्या होगा, हैवियर पार्टिकल दैट इज हैवियर डेंस। तो जो इसकी जो एयर होगी वो ऊपर दैट इज मूव अपवर्ड। तो देयर इज अ गैप जो मेरे पास आ जाएगा, और ये जल्दी ठंडी होने की वजह से ग्राउंड, तो ये इट मूव फ्रॉम ground level to sea. This is the land breeze. So the major reason is same कि जो specific heat capacity है मेरे पास of ground is smaller than water। तो जिसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है वो जल्दी हीट अप भी हो जाएगा और जल्दी कूल भी हो जाएगा। Now the second next is gliding। So what is gliding? What causes a glider to remain in air? A glider is like a small aeroplane without engine। तो जो मेरे पास ग्लाइडर पायलट था यूज upward movement of hot air currents due to convention of heat, or these rising currents of hot air are called thermals। So gliders rise over these thermals, the movement or the upper movement of air particles is thermal, or thermal helps them to stay in the air for a long time। So अगर मेरे पास this is a glider, this is my glider। तो ग्लाइडर पायलट क्या करेगा, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, दिस इज दी मेरे पास हॉट डे है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या होगा, जो मेरे पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या मूव अपवर्ड, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगी, ओके।
सो मूव अपवर्ड होने के बाद दिस इज ग्लाइडर। तो ग्लाइडर जो करेगा इस जो इन थर्मल दैट इज दी जो मेरे पास हार्ट जो एयर होगी जो ऊपर होगी इट्स नोन एज थर्मल। थर्मल तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ थर्मल दैट इज ये इन पे स्लाइड करता हुआ जाएगा, दैट इज द ग्लाइडर यूजेस दिस कन्वेंशनल करंट। तो दिस कन्वेंशनल करंट के थ्रू जो ग्लाइडर अपनी मूवमेंट करेगा और स्टे रिमेन इन द एयर। नाउ सेकंड इज how do thermal help birds to fly from Earth without flapping their wings? So the same reason, the thermals, the birds stretch out their wings and circles in their thermals. So these are the thermals. Thermals basically आपको thermals describe करने के लिए thermals basically मेरे पास thermal is just the hot gases का मेरा एक कलेक्शन है, हॉट गैसेस कलेक्शन है बेसिकली। ओके, तो दिस इज द हॉट गैसेस कलेक्शन। क्यों होगा? जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मेरे पास जो एयर है बिकम डेंसर और वो मेरे पास फिर थर्मल जो है मेरे पास एक स्लाइडर बन जाएगा जो एक ग्लाइड करेगा और मेरे जो जितने भी मेरे एनिमल्स हैं या जितने भी मेरे बर्ड्स हैं वो विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स वो अपनी मूवमेंट को कैरी कर सकते हैं ड्यू टू दिस थर्मल। सो दिस इज द जनरल फॉर कन्वेक्शन। ये मेरे पास कन्वेक्शन पे था। नाउ यू कैन सी द लेक्चर्स इन डिटेल। आपको अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो इन नोट्स में जो है देयर इज टोटली ऑल थिंग्स आर इन डिटेल। सो द नेक्स्ट इज रेडिएशन, मूविंग टुवर्ड्स रेडिएशन। So radiation is the heat transfer from one place to another in the form of waves. So conduction जो हमने पढ़ी that is in solids, convection in liquid or gases, और radiation is just due to waves, magnetic waves. और waves की जहाँ बात करें तो sun is the primary source of radiation, natural source of radiation. So the question arises, how does the heat reaches us directly from sun or fireplace? So this is the through radiation of the answer क्या physical radiation है in the form of waves, or the waves है it's known as electromagnetic waves, that is electromagnetic waves. So the radiations are emitted by all the bodies, the rate at which radiation, जिस rate पे radiation होता है it depends on material to material or it depends upon various transfer factors. Okay, now the first is color and texture of surface, second is surface area, and third is surface temperature. So the radiation depends on three things: color and texture of all the surfaces, surface area, and surface temperature. So all the objects laying inside a room, including the walls, roof, and floor of their rooms, are radiating heat. However, they are also absorbing heat at the same time. When temperature of an object is heavier, that is higher than its surroundings, then क्या होगा? It is radiating more than it absorbing. अगर temperature ज़्यादा होगा एक system का या एक object का with respect to surrounding. For example, okay, this is my surrounding and this is the object. इस surrounding का temperature 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर है मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? रेडिएट हीट करेगा ताकि अपने सिस्टम में हीट रहेगा और एक हीट बैलेंस है, दैट इज रेडिएटिंग। एज अ रिजल्ट क्या होगा? टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स इक्वल टू द सराउंडिंग। तो वो सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। एट दिस स्टेज द बॉडी गिव्स out all the amount of heat equal to amount of heat it's absorbed. So जितनी उसने emit की होगी उतनी उसने absorb की होगी. That is why a cap of the hot tea become cold after some time and a glass of chilled water become hot after some time. तो यही वजह है कि मेरे पास after some time कि जो मेरा surrounding का temperature है और जो मेरे सिस्टम का टेम्परेचर है, जब तक वो थर्मली इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी। बिकॉज
जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अगर मेरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और मेरी इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कब तक हीट ट्रांसफर होगी जबकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री नहीं हो जाता, और या वो उस सिस्टम को अटेंड नहीं करता, दैट इज 40 नहीं हो जाता। तो दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसी वजह से जो मेरे पास मेरी जो हॉट टी है बिकम कोल्ड एंड जो ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम hot after some time. So the various surfaces can be compared using, मेरे पास एक क्यूब है that is known as Leslie's cube. Leslie's cube मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है that is this one कि जो मेरे पास emitting, absorbing, फिर वो मुझे बताएगा कि शाइनी सरफेस क्या है, डल बॉडी क्या कर रही है, और एक पूरा एक सिस्टम डिफाइन करेगा। Now moving towards emitting and absorbing of radiation. The Leslie cube है basically, जिसकी मैं पहले बता चुका हूँ, is a metal box having faces of different nature. Okay, 4 faces हैं इसके। Leslie cube, that is Leslie's cube. Number 1 is a shining silvered surface. Number 2 is a dull black surface. Number 3 is a white surface. Number 4 is a colored surface. A colored surface. लेस्ले क्यूब की 4 फेसेस हैं। फर्स्ट है, पहली जो है उसकी एक जो है अ शाइनी सिल्वर सरफेस, सेकंड इज अ डल ब्लैक सरफेस, थर्ड इज अ वाइट सरफेस एंड फोर्थ वन इज अ कलर्ड सरफेस। दिस इज द ऑल सिस्टम। उसके बाद द वर्किंग इज, अगर हम वर्किंग की तरफ आते हैं उसकी, नाउ वर्किंग आफ्टर डूइंग दैट, जो हॉट सरफेस जो है मेरे पास, हॉट सरफेस या हॉट वाटर जो है इज फिल्ड इन लेस्ले क्यूब। जो मेरे लेस्ले क्यूब है, अगर मैं इसको मिटा के ड्रॉ करता हूँ अपना एक लेस्ले क्यूब, ओके, इसके अंदर क्या है मेरे पास, दैट इज हॉट वाटर, hot water. Hot water is filled in a Leslie cube, or it's placed with one of the faces towards the radiation detector. अब second failure जो मेरे पास एक detector होगा, that is this one. ऐसा बिल्कुल इसके सामने होगा hot, okay? एक फेस उस radiation detector के बिल्कुल सामने होगा, that is radiation detector. Now, after this is the main observation. It is dull black surface होगा, then emitter, absorber, reflector. This is the best emitter, best absorber, and worst reflector. Color surface होगा, वो good emitter है, good absorber है, bad radiator और bad reflector है. Third है white surface जो है मेरे पास bad emitter है, bad absorber है और good reflector है. Now shiny silver surface है, that is worst emitter है, worst absorber है और worst reflector है. So this is the observation of Leslie cube. उसने क्या किया था कि एक क्यूब को चारों फेसेस को डिफरेंट सरफेस से, फॉर एग्जांपल डिफरेंट उसकी फेसेस थी, फर्स्ट इज शाइनी सिल्वर, डल ब्लैक, अ वाइट सरफेस एंड अ कलर्ड सरफेस. आफ्टर डूइंग दिस उसने उस अपने क्यूब के अंदर हॉट वाटर इमर्ज किया था, देन उसको एक रेडिएटर डिटेक्टर के सामने रख दिया, देन
उसने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि बोथ फॉर द सर्फेसेज आर गुड एमिटर एब्जॉर्बर और रिफ्लेक्टर, और उस पे उसने एक चार्ट बना दिया, और दिस इज द मैन चार्ट. नाउ this is the completion of Lassley cube. Now this is greenhouse effect. What is greenhouse effect? Due to depletion in the ozone layer, जो मेरा that is the sun, some energy is reflected back to the surfaces. अब sun क्या कर रहा है? Basically solar energy from the sun passes through the atmosphere. Okay. Now जो मेरे पास earth surface क्या कर रहा है? Earth surface is heated by sun and radiates the heat back and towards space. और now green gases क्या करें? Greenhouse gases is the basically atmosphere trap some of the heat. जो atmospheric में मेरे पास होल है वो क्या करेगी? Basically trap कर रही है उन heat sources को. So this is the global warming. अब जो trapping है basically क्या होगा? Some energy is reflected back. कुछ एक system के अंदर heat आ भी रही है और जा भी रही है. That is, this is my system. Okay, greenhouse effect क्या करेगी? जो मेरा heat है उसे क्या करी? Some energy is reflected back. This is the energy reflected back. Okay, reflected back. फिर क्या होगा? Greenhouse energies क्या करी? Basically greenhouse gases, gas is the atmosphere trap. Basically जो trap कर रही है मेरे atmosphere में, वो बेसिकली मेरा जो सिस्टम है पूरा जो अर्थ का, उसमें टेम्परेचर राइज कर रही है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से मेरा जो पूरा सिस्टम है उसमें एक डिस्टॉर्शन या एक इम्बैलेंस आ रहा है. दिस इज ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. अगर मैं बात करता हूँ हाउ कैन द टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस बी मेंटेन, सो द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर light from the sun. जो light है sun से contains thermal radiation of long wavelength as well as light and ultraviolet radiation of short wavelength. क्योंकि जो मेरे पास sun है उसके अंदर electromagnetic waves है, और electromagnetic waves carry different wavelengths. Okay, so glass and transparent polythene sheets allow radiation of short wavelengths to pass through easily, but not long wavelengths of radiation. Thus, greenhouse gases becomes a heat trap. So, जो longer wavelength है, basically वो heat transfer नहीं होती और becomes a trap there. Radiation from the sun pass easily through glass and warm up the objects in a greenhouse. During the recent years, the percentage of carbon dioxide has increased considerably. This has been a cause in the average temperature of Earth by trapping more heat due to greenhouse gas. This phenomenon is known as global warming. अब after this क्या हो रहा है? मेरा जो greenhouse gases जो हैं, greenhouse gases traps, because जो longer wavelength है मेरे पास, long wavelength की जो मेरे पास radiations हैं वो pass नहीं हो रही, they reflect. Okay, and जो shorter wavelength है, shorter wavelength वो मेरे सिस्टम के अंदर आराम से जो है एंटर हो सकती हैं. So it cause increase in carbon dioxide. So this system or this phenomenon is known as green or global warming. So this is the global warming. This is the end of the global warming and the applications and consequences of radiation. So heat radiation obey laws of reflection. The amount of heat reflected from an object depends upon its color and nature. जो हम पहले पढ़ चुके हैं. While surface reflects more than the colored or black, polished surfaces are good reflector than rough surfaces. Your points बहुत important है. You have to memorize. When you polish the interior of the cooking and hot pot for reflecting back most of the heat radiations within them.
The bottom of the cooking pots are made black to increase the absorption of heat from the fire. अब क्या होता है, that is, this is my pot. तो जो इसका inner surface है, inner surface वो क्या बनेगी, shiny. Shiny क्यों बनेगा, कि तो मेरी जो because जो polish और shiny interior surfaces है, तो जो reflection बहुत ज्यादा है, that is more reflection, best reflection लिख सकते हो आप. और ये जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, लिखते हैं ब्लैक. ब्लैक क्यों रखते हैं, बिकॉज मोर एब्जॉर्बिंग. जिसकी वजह से जो मेरा कुकिंग पॉट के अंदर मेरा खाना है बहुत जल्दी बनता है, ड्यू टू दिस वन कि जो मेरा आउटर सरफेस है वो एब्जॉर्बिंग है और इनर सरफेस शाइनी है. So this is the end of that lecture. This is the end of the physics theory lecture. Now we move forward towards the numerical part. So Allah Hafiz from this lecture.